ठीक है। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 है तुम्हारा लॉज इनकंसिस्टेंस विथ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, इसका मतलब ये है कि ऐसे लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेंगे वो सारे को हम लॉ नहीं मानेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर छोटा सा अगर इसका मैं समरी दूं तो इसका ये होगा कि ऐसे सारे लॉज जो कि फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेंगे मतलब उसका हनन करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, उसको ब्रीच कर रहा है, तो वो सारे फंडामेंटल राइट्स वो सारे लॉज क्या होंगे, नल एंड वॉइड होंगे। ठीक है, नल एंड वॉइड। ठीक है, तो इसमें ये है कि एनी ऑर्डर, ठीक है, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी अमेंडमेंट, एनी लेजिस्लेटिव, ठीक है, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी अमेंडमेंट, एनी लेजिस्लेटिव। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट बोल रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट का डेफिनेशन जो बताया वो सारे स्टेट, अगर ये ऐसा कोई ऑर्डर निकालते हैं, ऐसा कोई एक्शन करते हैं, ऐसा कोई अमेंडमेंट करते हैं या ऐसा कोई लेजिस्लेशन करते हैं, ठीक है, जिससे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है, तो वो सारे लॉ जो है, ऑर्डर है, जो सारे एक्शन है और जो सारे अमेंडमेंट है वो क्या होंगे, नल एंड वॉइड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट तुमको कोई लॉ बनाना है तो बनाओ, ठीक है, स्टेट अगर कोई लॉ बना रहा है तो बनाओ, लेकिन वो सारे क्या होने चाहिए, फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं करने चाहिए। समझ में आया? तो इसमें हम क्या बता रहे हैं कि कौन कौन, इसमें हम लॉ का डेफिनेशन नहीं बता रहे, इसमें हम उस चीज़ का डेफिनेशन बता रहे जो लॉ नहीं है। ठीक है, इस समझ आया? इसमें हम ये बता रहे हैं कि ऐसे सारे लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहे हैं वो सारे लॉज को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इस आर्टिकल में यही चीज़ है, लिखो इसको। एनी ऑर्डर, एक्शन, अमेंडमेंट, ठीक है, एनी ऑर्डर, एक्शन, अमेंडमेंट, एनी लेजिस्लेशन विच violates abridges, ठीक है, which violates, abridges and contravention, ठीक है, any order, action, amendment, legislation which violates, abridges or contravect anything related to fundamental rights, related, अच्छा, any order, action, amendment, legislation which violates, abridge and contradict anything in the part 3 of the constitution। इसको बता रहा हूँ, is not law। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी ऐसा ऑर्डर जो स्टेट के द्वारा कोई भी ऐसा ऑर्डर, कोई भी ऐसा एक्शन, ठीक है, स्टेट समझ गए ना, जो डेफिनेशन अपन आर्टिकल 12 में पढ़े, तो ऐसा कोई ऑर्डर, ऐसा कोई एक्शन, ऐसा कोई अमेंडमेंट, ऐसा कोई लेजिस्लेशन, ठीक है, जो क्या करता है, वॉयलेट करता है किसको, फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है। अब्रिज करना मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को शॉर्ट करना, कम करना, अगर फंडामेंटल राइट्स को कम भी कर रहा है कोई, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रावेंशन करना उसमें। ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन करना मतलब एक तरह से उसको हटाना या फिर वहाँ उससे कोई भी छेड़छाड़ करना। ठीक है, तो ऐसा चीज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से अगर ये सारा चीज़ अगर कोई भी करता है तो वो क्या होगा, वो लॉ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब ये है कि डियर स्टेट, अगर आप कोई भी लॉ बना रहे हो तो बनाओ, लेकिन फंडामेंटल राइट को टच मत करो। ठीक है, तो उसमें सारी ऐसी चीज़ जो कि गवर्नमेंट की है वो सारा क्या है, स्टेट है। पहले भी मैं इसको बता चुका था लेकिन इतने वाइडर सेंस में नहीं बताया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि ऐसा जो भी लॉ अगर कोई स्टेट बना रहा है, ठीक है, जो कि वॉयलेट्स करता है फंडामेंटल राइट को, तो वो सारे चीज़ क्या होगा, वो लॉ नहीं होगा। ठीक है,
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हो गया। अच्छा, अब देखो, मान लो अगर स्टेट कोई लॉ बना देता है, ठीक है, अगर स्टेट कोई लॉ बना देता है अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, तब क्या होगा? तो तब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक पावर होता है, ठीक है, उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज पावर टू डिक्लेयर दैट पर्टिकुलर लॉ नल एंड वॉइड। अगर स्टेट ने कोई ऐसा लॉ बना भी दिया, ठीक है, जो कि अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या है, उसमें इंटरवेन करके क्या करेंगे, उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। नल एंड वॉइड का मतलब ये होता है कि वो लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा एक तरह से, ठीक है, मतलब वो एक लॉ नहीं है, ठीक है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लॉ नहीं है, ठीक है। देखो, रूल्स होता है, जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, अब जो रूल्स नहीं है उसको तुम फॉलो करते हो नहीं, वैसा ही लॉ है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लो स्टेट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है, ठीक है, और उस पावर से वो क्या करते हैं, उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। नल मतलब समझते हो ना? नहीं। और वॉइड मतलब, वॉइड मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब ये वैसा ही है कि उस लॉ को, अब वो लॉ मतलब यूज़फुल नहीं है, ठीक है, यूज़फुल नहीं है बोल लो, या फिर बोल लो कि वो लॉ अब लागू नहीं होगा, ठीक है, मतलब सारे कंट्रीज़ में वो लॉ लागू नहीं होगा, ठीक है, उसी को बोल सकते हैं हम नल एंड वॉइड, ठीक है। तो ये जो पावर है ना सुप्रीम कोर्ट का, इसी को हम बोलते हैं जुडिशल रिव्यू, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो पावर है, ठीक है, विच इज़ अगेंस्ट द स्टेट, इसी को हम बोलते हैं जुडिशल रिव्यू। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या बोला जाता है? द डिफेंडर एंड द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को क्या बोला जाता है? द डिफेंडर एंड द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब ये वर्ड्स तो पता है ना, डिफेंडर, प्रोटेक्टर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कॉल्ड द डिफेंडर एंड द प्रोटेक्टर एंड द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो देखो, आर्टिकल 12 भी हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 13 भी हमने पढ़ लिया, और दोनों में हमको कोई भी राइट्स नहीं मिला क्या? ठीक है। तो अब आर्टिकल 14 से हमारे फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होंगे, ठीक है। हो गया, इसको लिख लियो। देखो, सबसे पहला है तुम्हारा राइट टू इक्वालिटी। ये है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 जो है वो है तुम्हारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद और भी राइट्स है, राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, तो उसको हम आने वाले टाइम पे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 हमको क्या बताता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इससे क्या समझते हो इक्वालिटी बिफोर द लॉ से? इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब ये है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड पोजीशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान अगर गरीब है, ठीक है, या वो रिच है, ठीक है, या तो उसका स्टेटस अच्छा है या उसके पोजीशन के कारण हम उसमें क्या नहीं करेंगे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, मतलब सबके लिए कानून बराबर है। ठीक है, तो इसमें लिखो नो डिस्क्रिमिनेशन ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और पोजीशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, द स्टेट शैल नॉट ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस और पोजीशन। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेट कौन नहीं करेगा, स्टेट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये याद रखना कि जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ठीक है, वो एनफोर्सेबल है अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट ना। ठीक है, अगर तुम मान लो तुम्हारे भाई ने तुमसे कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, तो वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्टेट नहीं है, तुम्हारा भाई जो स्टेट नहीं है ना, वो ही डजंट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मतलब वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा क्या? अगर कोई तुमसे तुम्हारी कोई गाड़ी चुरा लेगा, ठीक है, तो वो या फिर तुमसे कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेगा, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, तो वो उसमें नहीं आएगा ना, वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है, वो फिर तुम्हारा सिविल मैटर है वो। ठीक है, वो अलग है। ठीक है, तो जो ये फंडामेंटल राइट्स है दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। ठीक है, मतलब स्टेट के अगेंस्ट ही तुम फंडामेंटल राइट का केस कर सकते हो। ठीक है, किसी और प्राइवेट बॉडी के ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो ये जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है ना, इसको हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं एक। ठीक है, क्यों नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको? अच्छा, ये जो है द इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश लॉ ना, मतलब ब्रिटिश लॉ। ठीक है, इट इज़ टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश लॉ। तो इसको हम नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्यों बोलते हैं? इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब वो देखे हो ना, वैसे पट्टी बांध के वो कानून की देवी बोलते हैं क्या? हाँ, तो वो ऐसे पट्टी बांध के खड़े रहते हैं, उसको कुछ नहीं दिखता। कोई बच्चा है सामने, ठीक है, बच्चा मतलब कोई जुवेनाइल है, ठीक है, किसी ने क्राइम कर दिया है, ठीक है, कोई वुमेन है, ठीक है, तो एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, इस वर्ड का या फिर इस आर्टिकल का जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब ये है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। तो इसमें मान लो जैसे कोई बच्चा है, उसने गलती से किसी को मार दिया, ठीक है, वो खेलने वाली गन है, उसको ओरिजिनल कोई गन मिल गई, उसने मार दिया, ठीक है, किसी को, तो क्या उसका भी एग्जीक्यूशन वैसा ही होगा कि जैसे एक अडल्ट ने अगर किसी का मतलब मर्डर किया है, तो क्या उसका एग्जीक्यूशन भी वैसा ही होना चाहिए? लेकिन इस लॉ के हिसाब से तो वही है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, इसलिए हम इसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं देखा जाता है, इसमें सिर्फ क्या देखा जाता है कि जो क्राइम उसने किया है उसके अगेंस्ट में उसकी क्या क्या जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि वो फीमेल है, ठीक है, या वो कोई बच्चा है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि सारे लोग को हम इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने कोई क्राइम किया है, तो उसको हम क्या इक्वली ट्रीट कर सकते हैं जैसा एक मैन को कर रहे हैं? हम नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो इसीलिए एक ये कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से।
ठीक है, एक अमेरिकन लॉ है ये। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमको क्या बताता है कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन, वी कैन डू द स्टेट कैन डू द रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसका मतलब ये है कि लाइक शुड बी treated alike, like should be treated alike and not unlike should be treated alike। समझ गए? समझ आया? हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो लोग हैं, जैसे मान लो कोई दो लोग हैं, अगर वो सेम है तो उनका एग्जीक्यूशन, उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो भी सेम मिलनी चाहिए। ठीक है। अगर मान लो कोई डिफरेंट है तो उसका जो एग्जीक्यूशन होगा, जो उसके ऊपर जो भी कानून लगेगा, ठीक है, मतलब जो भी उसके ऊपर लॉ लगेगा, ठीक है, तो वो डिफरेंट होना चाहिए फिर। ठीक है। इसका मतलब अगर दो लोग सेम हैं तो उनको सेम टाइप का पनिशमेंट मिलना चाहिए अगर उसने कोई क्राइम किया है तो। ठीक है। और इसमें क्या है कि दो लोग अगर डिफरेंट है तो दोनों का जो एग्जीक्यूशन है वो भी डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है। एक्स के लिए अलग होना चाहिए, वाई के लिए अलग होना चाहिए। अगर दोनों एक्स जैसे मान लो कोई कैटेगरी है, ठीक है, जैसे दो ये मैन है समझ लो, ठीक है, इन्होंने क्राइम किया है, कोई सेम क्राइम किया है, तो उनका जो एग्जीक्यूशन है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है। अगर ये कोई मेल है और ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये कोई एडल्ट है, ये कोई बच्चा है, ठीक है, तो इन दोनों ने भी अगर सेम क्राइम किया है तो उनका क्या होना चाहिए, एग्जीक्यूशन अलग अलग तरीके से होना चाहिए फिर उनका। ठीक है। उनको जो पनिशमेंट मिलना है, ठीक है, अंडर द लॉज, ठीक है, तो उनको क्या होना चाहिए, अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। तो वही ये चीज़ है, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ठीक है, एंड नॉट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। समझ में आया? लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक एंड नॉट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। समझ में आ गया ना? इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? अच्छा, आर्टिकल 14 का एक लिख लो, द स्टेट शैल नॉट डिनाई, ठीक है, एक वन लाइनर इसको लिख लो, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन ये वर्ड पे ध्यान देना, टू एनी पर्सन ना, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में जो स्टेट है उसको डिनाई नहीं करना है, किस चीज़ से, इक्वालिटी बिफोर द लॉ से और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने क्या बोला, एनी टू एनी पर्सन, यहां पर मैंने सिटीजन नहीं बोला। मतलब ये क्या हुआ कि ये जो लॉ है, मतलब ये जो राइट है, ये सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है एज वेल एज एलियंस के लिए भी। अब एलियंस यहाँ पर कौन है? एलियंस यहाँ पर वो है जो फॉरेनर्स जो है। ठीक है। मतलब अगर इंडिया में कोई भी इंसान आ जाता है, ठीक है, तो एलियंस यहाँ पर ये है, यहाँ पर एलियंस का मतलब ये है कि जो भी फॉरेनर्स जो है, ठीक है, जो भी बाहर के लोग हैं। तो और सिटीजन्स मतलब समझ गए, जो अपन कल पढ़ चुके सिटीजन्स। ठीक है। तो सिटीजन्स, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस। ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो देखो अब हमारे पास तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है, लेकिन हम देंगे क्या? अगर मान लो किसी को ये हो गया
कि कोई ऐसा क्राइम हो गया जो कि अलग अलग लोगों ने किया है, अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने किया है। कैटेगरी मतलब मैं यहाँ पर कैटेगरी से मेरा बोलने का मतलब ये है, कास्ट वाली कैटेगरी नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, अलग अलग कंडीशंस के लोगों ने किया है, ठीक है। अगर कोई डिसेबल्ड है, ठीक है, कोई चल फिर सकता है, ठीक है, तो उस टाइप के कंडीशंस को मैंने यहाँ पर कोट किया, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दोनों है हमारे पास। तो लेकिन जब हमारे पास केस आएगा, मतलब जब कोर्ट के पास केस आएगा, तो कोर्ट किसको फॉलो करेगा, इक्वालिटी बिफोर द लॉ को करेगा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को करेगा? हाँ, हमारे पास है दोनों, तो वो जुडिशल विजडम है हमारा। जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको जो केस मिला है वो उसको इक्वालिटी बिफोर द लॉ में ट्रीट करेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये जुडिशरी के ऊपर, मतलब ये जुडिशरी का विजडम है, ठीक है। मतलब वो उनका फ्रीडम है कि वो किस तरीके से उसको ट्रीट करना चाहते हैं उस केस को, ठीक है। अब देखो इसमें नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, समझ में आ गया ये? तो एक्चुअली जो आर्टिकल 14 जो है ना, ये आया है तुम्हारा रूल ऑफ लॉ से। एवी डाइसी का एक रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। एवी डाइसी का एक रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। ये कौन है? ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है। एवी डाइसी इज ब्रिटिश ज्यूरिस्ट, उसका एक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। ठीक है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है। कौन सा कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो इसने ना, इनके 3 एलिमेंट्स हैं। इस 3 एलिमेंट से 2 एलिमेंट जो है हम इक्वालिटी बिफोर ऑफ द लॉ, जो इंडिया का पार्ट है, ठीक है, इंडिया का जो ये है इक्वालिटी बिफोर ऑफ द लॉ, इसमें हम सिर्फ इनके 2 एलिमेंट्स को हम इसमें वो करते हैं, ठीक है। 2 एलिमेंट्स को हमने बस लिया है इसमें, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला है देयर शुड बी अब्सेंस ऑफ आर्बिटरी पावर। मतलब स्टेट के पास एकदम अंधा पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। स्टेट के पास अंधा पावर नहीं होना चाहिए, मतलब अब्सेंस ऑफ द आर्बिटरी पावर। ये फर्स्ट उनका एक एलिमेंट है। ये 3 एलिमेंट से फर्स्ट जो एलिमेंट है वो ये है, ठीक है। ठीक है, और सेकंड इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि किसी भी इंसान को हम तभी सजा दे सकते हैं जब उसने कोई कानून तोड़ा हो। एनी पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ओनली व्हेन ही हैज़ ब्रीच्ड द लॉ, ठीक है। एनी पर्सन only when he or she तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पार्ट था, ठीक है। देखो यहाँ पर अब्सेंस ऑफ आर्बिटरी पावर को हम सुप्रीमेसी भी लिख सकते हैं ना, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है, ये वन ऑफ द फीचर्स था हमारा, अपन पहले पढ़ चुके हैं इसको एक बार, ठीक है। आर्बिटरी पावर का अब्सेंस का मतलब अब्सेंस होना किसका? आर्बिटरी पावर का, यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना, ठीक है, या फिर सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। इसका मतलब ये है कि चाहे तुम कितने भी बड़े हो, कितना भी पावर हो तुम्हारे पास, लेकिन तुम कानून से बड़े नहीं, ठीक है, समझ में है? उसको हम बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा आर्टिकल 14, ठीक है, समझ में आया ये? तो इनके तीसरे एलिमेंट को हमने लिया ही नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ भी नहीं रहे ना, ठीक है। अब देखो हर लॉ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन मतलब हाँ, कुछ कमी होती है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ रहता है जो कि एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है।
फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, द प्रेसिडेंट एक्सेप्शन टू इक्वालिटी लिखो। सबसे इसका जो हेडिंग है एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि इक्वालिटी होना चाहिए बिफोर द लॉ, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम इक्वल ट्रीट नहीं करते हैं कुछ लोगों को, ठीक है। पहला लिखो, प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर अगर वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर एक्सरसाइजिंग देयर ड्यूटी, ठीक है, मतलब जो उनका काम है अगर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। The president and or the governor is not answerable to the court for the exercise and performance of the power and duties of his office, ठीक है। मतलब अगर वो अपने ऑफिशियल वर्क को कर रहे हैं, ठीक है, सो दे आर नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट, मतलब कोर्ट को वो आंसरेबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, ठीक है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर हैज़ टू साइन दैट लॉ, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट आंसरेबल ना, क्योंकि फाइनल जो साइन होता है उन्हीं का होता है, ठीक है, कोई भी लॉ बनता है, तो वो दोनों आंसरेबल नहीं है कोर्ट को कि तुमने साइन क्यों किया, लॉ बना दिया, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज आंसरेबल टू द कोर्ट, ठीक है। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट, द पार्लियामेंट इज आंसरेबल टू द कोर्ट, ठीक है। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये हम गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, उनको एक्सेप्शंस मिला है कुछ इक्वालिटी बिफोर द लॉ में, ठीक है, वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर in any court during his term of office. No criminal proceeding shall be instituted or continued against the president or the governor in any court during his term of office, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी किसके ऊपर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के ऊपर, कब तक, जब तक उसका ऑफिस टर्म खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। लिखो थर्ड पॉइंट, नो प्रोसेस ऑफ द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट, नो प्रोसेस ऑफ अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर shall be issued from any court during his term of office। इसका मतलब क्या हुआ कि ना उनको अरेस्ट किया जा सकता है ना उनको जेल में डाला जा सकता है ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर को, जब तक उसका टर्म है ऑफिस में। जैसे मान लो 5 साल का गवर्नमेंट का टर्म होता है, वैसे प्रेसिडेंट का भी एक टर्म होता है ऑफिस का, ठीक है, कि द डे ही एंटर अपॉन द ऑफिस, उस दिन से लेके 5 साल तक क्या होता है, उसका टर्म होता है ऑफिस का। तो उस टर्म में ही शैल नॉट बी अरेस्टेड और ही शैल नॉट बी इम्प्रिजन्ड। एक्चुअली उनको 2 मंथ का नोटिस पीरियड दिया जाता है, ठीक है, नोटिस पीरियड नहीं, 2 मंथ का एक वो किया जाता है, 2 मंथ का टाइम दिया जाता है, ठीक है,
तो जितनी भी एजेंसीज़ है, जो भी एजेंसीज़ उनको कोर्ट को अगर लगाना है, ठीक है, तो वो एजेंसीज़ लगाती है और फाइंड आउट करती है कि ही इज़ गिल्टी और नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर उनका प्रोसेस होता है, ठीक है। अब इतने बड़े पोस्ट में उन लोग बैठते हैं ना, तो उन लोग नहीं करते ऑलमोस्ट क्राइम, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने किया भी तो कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब 2 मंथ का जो नोटिस पीरियड होता है वो पॉइंट अभी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। 2 मंथ का उनको नोटिस दिया जाता है, ठीक है। उस नोटिस में उनको या तो उनको प्रूफ करना पड़ता है, या जो भी एजेंसीज उनके लिए इन्वेस्टिगेट कर रही है उनको प्रूफ करना पड़ता है कि ही इज़ गिल्टी और ही इज़ नॉट गिल्टी, ठीक है। उसके बाद ही उनके ऊपर कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। लेकिन अगर उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता स्टार्टिंग में ही, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है ना, वो द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दे आर नॉट नॉर्मल, देयर आर सम स्पेशल प्रिविलेजेस दे एंजॉय, ठीक है। अब जैसे वो लिखा था तुमने नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वैसे ही सेम पॉइंट लिख लेना, नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ठीक है। सेम पॉइंट वो लिख लेना। अब उसमें लिखना अगर वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी अगर कुछ करते हैं ना, पर्सनल कैपेसिटी मतलब जैसे मान लो उन्होंने कुछ पर्सनल कैपेसिटी मतलब पर्सनली अगर कुछ लॉ को ब्रीच किया है, ठीक है, तो उनको 2 मंथ का नोटिस मिलता है, ठीक है। उस नोटिस के ड्यूरेशन पे ही उनको गिल्टी नॉट गिल्टी का वो करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, ये तो प्रेसिडेंट और गवर्नर का हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो एक एक्सेप्शन ये है कि अगर न्यूज़पेपर में, ठीक है, या रेडियो में या न्यूज़ चैनल में अगर किसी को बताया गया है कि इसने ये क्राइम किया है, तो उस बेसिस पे उसके ऊपर केस नहीं हो सकता, ठीक है। न्यूज़पेपर में, रेडियो में या तो न्यूज़ चैनल्स में अगर बताया गया है कि ही हैज़ डन सम ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है, या फिर ही इज़ डन सम क्राइम, या फिर कोई सिविल क्राइम किया है, ठीक है, या तो फिर कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, ठीक है, तो उस बेसिस पे, उस न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर के बेसिस पे उसके ऊपर केस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उस पॉइंट को लिखो, नो पर्सन शैल बी लायबल no person shall be liable to any civil or criminal proceeding in any court in respect to the publication in a newspaper by a radio or television. No person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in a newspaper by a radio or by television, ठीक है। इसका मतलब यह है कि न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न में अगर उसके अगेंस्ट दिखाया गया कि इसने ये क्राइम किया गया है, इसने ये क्राइम किया है, चाहे वो सिविल क्राइम हो या फिर चाहे वो सिविल ऑफेंस हो या फिर क्रिमिनल ऑफेंस हो, तो उसके ऊपर कोई भी मतलब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है कि जो पार्लियामेंट में जो डिबेट्स होती है, ठीक है, पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर के ऊपर पार्लियामेंट में उसने जो भी कहा है उसके ऊपर केस नहीं हो सकता, ठीक है। तो पार्लियामेंट में जो भी मेंबर्स है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कुछ भी कहा, उनके ऊपर केस नहीं होगा, ठीक है।